हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। आज हम बात करेंगे आपके फिजिक्स का, जितना भी फिजिक्स है क्लास 10th के साइंस का, उसमें अभी 7 अंक वाले जितने भी प्रश्न आते हैं आपके दीर्घ उत्तरी में, विस्तृत प्रश्न में, उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा और बताऊंगा कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 में भी बोर्ड एग्जाम में आपके ये प्रश्न आने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बता सकते हैं 2021 में पेपर नहीं हुआ है तो इसके लिए तो कट कर देता हूँ। बाकी आपके जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन बार बार आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। आप देखेंगे इन सभी क्वेश्चनों को तो आपको बहुत अच्छी तरीके। चलिए बताते हैं हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो लेक्चर में हम किस किस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखना होगा और अच्छी तरीके से समझ के जाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कॉपी में अपनी तो इतने अच्छे अंक मिलेंगे आपको, क्योंकि 7 अंक वाले क्वेश्चन मायने रखते हैं अपने नंबर से। तो यहाँ पे आपको 7 अंक पूरे लेना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करने वाले। इसके बाद हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत चित्र भी बनाकर और क्रिया विधि का वर्णन करेंगे। चित्र आपको आसानी से बनाना हम सिखाएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की संचित्र समझाइए, सचित्र समझाइए। इसको वर्ण विक्षेपण जो होता है दोस्तों श्वेत प्रिज्म में, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे दूरदृष्टि दोष कारण निवारण चित्र सहित उसका वर्णन करेंगे। और क्या करेंगे, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करेंगे और निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण सहित चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे कुल कितने क्वेश्चन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में से आपके जो है 7 अंक वाले पूरे कंप्लीट हो गए। आपको फिजिक्स में 7 अंक वाले क्वेश्चन पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे किसके बारे में, फैराडे का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नियम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम फैराडे का नियम। तो इसमें आपको हेडिंग कितनी डालनी होंगी, 3 हेडिंग डालनी होंगी। और पहली हेडिंग क्या होती है, प्रथम नियम जो होता है। दूसरी हेडिंग जो है वो द्वितीय नियम के लिए होती है। फिर उसके बाद हम डालेंगे प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन, तो उसका प्रदर्शन भी प्रयोग द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम को देखते हैं। प्रथम नियम को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर आपको समझना क्या है। जब किसी बंद कुंडली में, कुंडली आप जानते हैं, कुंडली, कोई बंद कुंडली, आप पंखे देखें अपने यहाँ, पंखे, फराडे वाला पंखा, किसी प्रकार का पंखा हो आपके यहाँ, तो उसमें जब बंद कुंडली जो नाचा करता दोस्तों, वो जो घूमा करता, आर्मेचर जिसे बोलते हैं, तो उसी को बंद कुंडली कहते हैं। जब किसी बंद कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को यहाँ पर हमने फाई से प्रदर्शित किया जाता है, में परिवर्तन होता है। क्या कहते हैं, जब किसी बंद कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब किसी बंद कुंडली में, बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो मतलब कुंडली में पहले क्या होता है, सबसे पहले जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा दोस्तों, तब तक ये धारा क्या होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी, बहती रहेगी। वो तब तक ही बहेगी जब तक ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब किसी बंद कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक क्या होता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब द्वितीय नियम देखते, चलिए द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम क्या है, बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है, बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके कहने का अर्थ आपका यही है कि जो आपकी धारा बह रही बंद कुंडली में,
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मैटर यहाँ पे ये क्या है कि जहाँ पे ये हमारा विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम मान लेते ई, ठीक। और ये अनुक्रमानुपाती का जो आपका सिग्मन होता है, निशान होता है, वो इस प्रकार होता है, देखिए। तो ये अनुक्रमानुपाती होता किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर को जानते हैं ना आप, क्या होता है परिवर्तन? जैसे हाँ, थोड़ा सा, जैसे इतनी दूरी है, ये एक मीटर है, जैसे कपड़ा, इतना कपड़ा मान लीजिएगा, 1 मीटर इतना, ये मान लीजिए लाइन 1 मीटर की है, और थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र का एक परिवर्तन कर दें, ठीक। तो यही इसका अगर आधा करेंगे, इसका मतलब ये बड़ा वाला टोटल जो बन जाएगा, ये पहले तो यहाँ पे ये Q1, इसको phi1 मान लिए, यहाँ पर आया तो phi1 था, जब थोड़ा सा बढ़ाया तो phi2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी phi2 हो गई, यहाँ पे phi1। तो अगर दर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो ये बड़े वाले phi2 से phi1 को घटा देंगे, और समय, जितना समय में वो दर बढ़ा है उतना समय कर देंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार ये माइनस का कितना हो गया? डेल्टा। जब किसी की परिवर्तन दर होती है, परिवर्तन की दर होती है, तो उसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, जहाँ फाई प्रारंभिक फ्लक्स है, यहाँ पे प्रारंभिक फ्लक्स देखें ना आप, तथा phi2 यहाँ पर प्रारंभिक जो फ्लक्स हैं phi1 और phi2, टी समय बाद फ्लक्स है, ठीक। कितने समय बाद? टी समय कुछ भी हो सकता है, टी है। तो ऋण का चिन्ह केवल यह दर्शाता है, ऋण का चिन्ह जो यहाँ पे लगा है यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। किसका करता है? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती, तो E बराबर phi2 माइनस phi1 बटे टी जो है हमारा समय है, और वो समय बाद है, कुछ भी है, एक समय है, सेकंड में हो सकता है, ये समय है, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, किसी में हो सकता है, पर लेकिन समय की जो इकाई होती है वो सेकंड ही मानी जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा फाई, तो इसको हम मान लीजिए डेल्टा फाई, और ये डेल्टा टी, क्योंकि दर है, दर जब परिवर्तन की दर होती है तो उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे, जहाँ पर phi1 और phi2 क्या है? प्रारंभिक फ्लक्स हैं, और टी समय बाद है। ऋण चिन्ह केवल यही दर्शाता है, प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। ये विद्युत वाहक बल है या फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या करता है? विरोध करता है। तो यहाँ पे अगला जो हेडिंग डालना है, प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रदर्शन। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पृथक्कित तारों की एक कुंडली बनाकर चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करते हैं। चित्र के अनुसार जैसे चित्र बने हुए हैं यहाँ पे, उसी प्रकार एक परिपथ क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जब हम एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ, इसे जो एन्स बोलते हैं रिप्रेजेंट करें, इसको नॉर्थ कहेंगे, तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ को कुंडली की ओर लाते हैं, तो धारामापी में एक विक्षेप आता है। धारामापी में यह विक्षेप कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जब हम एन को, ये पहले चित्र में देखिए, ये धारामापी है, इसमें क्या आता है? यह एक कुंडली में विक्षेप हो जाता है। विक्षेप कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है, जिसमें एक विक्षेप आ जाता है। देखिए ये इधर साइड का हो गया ना विक्षेप, तो ये क्या हो जाता है? ये अगर देखिए एन है, ये एन चुंबक है, ये एन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ को इधर साइड ले आए, इसके साइड किधर एक चुंबकीय जो क्षण बनाए हैं हम, एक क्षण चुंबक है जो, इसको यहाँ पे ले आए, इसको परिपथ में। तो इसका धारामापी जो ये सिग्मन है, ये थोड़ा क्या है? विक्षेप हो गया, उत्पन्न करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, देखिए कुंडली को से दूर ले जा रहे हैं, तब क्या होता है इसमें? देखिए प्रेरित उत्पन्न, जब हम कुंडली से
दूर ले जाते हैं तो धारामापी में पुनः विक्षेप आता है। तो ये धारामापी में पुनः फिर जैसे अभी तक तो हम ला रहे थे इसको चुंबक को एन की ओर, नॉर्थ की ओर, इधर साइड नॉर्थ को इधर साइड ले आ रहे थे। अब की बार हम क्या ले रहे हैं, इस एरो के निशान से हम उधर साइड ले रहे हैं। तो अभी भी इसमें क्या होता है, विक्षेप आता है, लेकिन यह विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में होता है। जो ये विक्षेप हो रहा है ये पहले के विपरीत दिशा में हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे जब हम एन को इधर साइड, नॉर्थ को इधर साइड ला रहे थे तो ये इधर साइड फ्लो हो रही थी। देखिएगा ये सिग्नल बता रहा है इधर साइड फ्लो हो रही धारा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बह रही, ठीक। और जबकि हम इसको उधर साइड ले रहे हैं तो ये इधर साइड चलने लगी। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है कि इधर चल रही, ठीक। और इसके हिसाब से ये इधर चल रही थी। तो ये मतलब इधर से अगर इसको विपरीत कर देते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो ये विपरीत दिशा में चलने लगती है धारा, ठीक। अब देखते हैं इसी प्रकार जब हम क्षण चुंबक की दक्षिणी ध्रुव साउथ को जो बोलते हैं, जब कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो प्रत्येक दशा में विक्षेप पहले वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है। देखिए पहले वाले में विक्षेप क्या होता है, एस जब इस साउथ को इधर साइड लाते हैं तो ये इधर साइड में चलता है, इधर ही साइड में धारा बह रही, देखिए। और जबकि इधर उधर ले जाते तो ये इधर साइड बहने लगती है, ठीक। तो दोनों का विपरीत है एक तरीके से। तो यहाँ पे जब भी हम इसको क्या करते हैं, इसी प्रकार जब हम क्षण को चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो प्रत्येक दशा में विक्षेप पहले वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है, ठीक। उपर्युक्त प्रयोग में धारामापी विक्षेप केवल तभी तक होता है जब तक कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होता है। दोनों के स्थिर रहने या दोनों के समान वेग से एक ही दिशा में चलने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, ठीक। जबकि ये दोनों में देखिए एक ही दिशा में चलेंगे तो कोई विक्षेप नहीं आ रहा है। स्पष्ट है कि सेल ना होने पर भी धारामापी क्षणिक विक्षेप आता है। सेल ना होने पर धारामापी में क्षणिक विक्षेप आता है। अतः इस प्रयोग से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण लेंज के नियम या लेंज लॉ द्वारा होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा निर्धारण लेंज के नियम के अनुसार ही होता है, ठीक, द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये आपके 7 अंक पक्के हों। इस वीडियो को रिवर्स कीजिए, तुरंत देखिए, दोबारा इसको देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पे क्या करना था, पहले प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम में हमने क्या देखा कि यहाँ पे बंद कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रेरक वाहक बल जो है कि इसमें जो परिवर्तन की दर है चुंबकीय फ्लक्स की उसके अनुक्रमानुपाती होता है। आपको इसमें लिखे जहाँ पे ये चिन्ह, जहाँ पे φ1 φ2 क्या है, प्रारंभिक फ्लक्स है, और यहाँ पे t समय बाद फ्लक्स है, और यहाँ पे ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन की दर का विपरीत है या विरोध करता है, ठीक। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। देखिए अब क्या देखना, विद्युत मोटर का सिद्धांत चित्र बनाकर क्रियाविधि सहित वर्णन करना है। फैराडे का नियम आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। ये आप देख लेंगे कि आपको 2010, 11, 12 जितने भी देखेंगे वहाँ तक पूरे में छाया हुआ है। ये हर बार आ रहा, हर बार बार आ रहा। तो आपको क्या करना होगा, इसको फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना है पूरा देखने के बाद। तो यहाँ पे विद्युत मोटर का सिद्धांत चित्र बनाकर क्रियाविधि का वर्णन करना। चलिए चित्र बनाना पहले सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चित्र बनाएंगे किसका, विद्युत मोटर का। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 चुंबक बनाने होते हैं। हम पेन से ही बनाने वाले हैं, यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या, सिर्फ 2 चुंबक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है और केवल 2 ही चुंबक बनाने हैं आपको। कितने चुंबक बनाने हैं, 2 चुंबक बना लेने हैं। और इस प्रकार आपको ये चुंबक बनाए, इसको नाम दे देंगे N, नॉर्थ है ये। इधर साइड एक चुंबक और बना देते हैं ऐसा ही बिल्कुल सेम टाइम का। ये देखो ऐसे आपको क्या करना, लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे कर देनी है और ऐसे करके आपको ऐसा दिखा देना है। तो इस प्रकार ये आपका एस हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो आपका ये अच्छी तरीके से बन गया। देखिए दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरीके से।
अब इसके बाद यहाँ पे एक होता है हमारा कुंडली, जिसे आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर से एक ये निकल आया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे विभक्त वाले लगा देने हैं। किसको लगाना, विभक्त वाला दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। और यहाँ पे कार्बन ब्रुश लगा देने हैं, दो, एक इधर साइड एक इधर साइड। ये क्या हो गया, कार्बन बुश। ये हो गया जो आपका ये ऐसा ऐसा घुमा हुआ है, इसे बोलते हैं विभक्त वलय। ये क्या हो गया, चुंबक। और ये क्या हो गया, आर्मेचर। आपको इतना ही बना है अभी तो ऐसे और बनाना है, और यहाँ पर से एक ले आना है ऐसे। दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे बैटरी लगानी है तो एक बड़ा लगा देना है, ये धन वाली दिशा हो जाएगी। और इधर साइड एक ऐसे बना देना है, फिर ऐसे बना के फिर ऐसे बना देना है, और फिर यहाँ पे छोटा बना देना है। तो मतलब जो बड़ी होगी लाइन उसको मान लेंगे धन, जो छोटी लाइन होगी उसको ऋण मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पे कार्बन उसके बारे में जान गए, विभक्त वाले जान जाए, आर्मेचर जान गए, क्षेत्र चुंबक जान गए कि चुंबक हो गई ये। और जो यहाँ पर से ये लंबी लाइन लगी इसको बोलते हैं सैफ्ट। क्या बोलते हैं, सैफ्ट। तो इस प्रकार ये आपका चित्र बन जाएगा अच्छी तरीके से। आप इसको नाम देंगे ABCD, इस प्रकार नाम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको और नाम देने के लिए, ये धन दिशा से और इधर साइड फ्लो होगी धारा, इस प्रकार बहती जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये चित्र बहुत आसानी से बन जाएगा। तो रिवर्स कीजिए वीडियो को रिवर्स करके देखना है इस वीडियो को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए अब इसका विद्युत मोटर का जो परिभाषा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी परिभाषा हम बता देते हैं, सिर्फ बातों से बताएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, साधन तो है भाई, विद्युत मोटर से हमें बहुत चीज़ें का मतलब फ़ायदा मिलता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत धारा को यांत्रिक धारा में, समझ रहे हैं ना, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मतलब आप इसमें विद्युत धारा फ्लो करवाएंगे, ठीक, डालेंगे, तो ये विद्युत धारा है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। कोई यंत्र चलेगा इससे, जैसे गाड़ी चल रही है आपका, तो ये विद्युत धारा जो है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा सिद्धांत है या साधन है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, मतलब यंत्र के रूप में रूपांतरित करती है जब जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार ये आप कहोगे, आप सिद्धांत इसका पढ़ेंगे। सिद्धांत हम यहीं पर बताने वाले, सिर्फ बातों से बताएंगे, यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिद्धांत आप समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, जब चालक के तारों से बनी किसी कुंडली, ये चालक की तारें हैं दोस्तों, ये तारों से बनी हुई एक कुंडली है, कुंडली इसको नाम क्या दिए, ABCD, ठीक, में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय द्विध्रुवी की भांति व्यवहार करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना, जब हम यहाँ पर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर से जाती हुई यहाँ से आती है, यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक। ये विद्युत धारा धन दिशा की ओर फ्लो करती हुई विभक्त वाले सब नहीं, यहाँ पे कार्बन ब्रुश दो हैं तो ये कार्बन ब्रुश तक जाती है, फिर उसमें विभक्त वाला से होते हुए आर्मेचर में प्रवेश कर जाती है, ठीक। इस प्रकार ये क्या कर देती है, इस प्रकार जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आपका 80 डिग्री पर घूम जाती है। पहला जो इसका क्षेत्र होगा वो 80 डिग्री पर घूमेगी, ये कितने डिग्री पर, 80 डिग्री पर आपका घूम जाएगी कोण बनाती हुई। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका फिर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो लगातार भाई विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो ये आपका पूरा 90 डिग्री पर, 80 डिग्री पहले था, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री था। उसके बाद इसमें जब और धारा प्रवाहित की जाएगी तो यही 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक। 360 डिग्री के बाद ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से नाचने लगेगा। धीरे धीरे इसमें जब 180 होगा तो ये आधी घूमेगी, और जब 360 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पटल घूम जाएगा। इसको लिखेंगे,
ये इस प्रकार घूमती हुई इस प्रकार घूम जाएगी, ये आपका ये घूमने लगेगा इस प्रकार। तो एक बार घूमेगा तो ये 80 डिग्री का, जैसे ये ऐसे थी ऐसे घूम के आएगी ऐसे, तो कितने डिग्री कोण बनाएगी, ऐसे थी, ठीक। और ऐसे घूमेगी तो 90 डिग्री का, और ऐसे घूम जाएगी तो 180 डिग्री का, ठीक। और उसके बाद फिर एक बार ऐसे घूमेगी, मतलब अब हाथ तो नहीं जा सकता मेरा, तो यहाँ पर से ऐसे घूमेगी, फिर इसके बाद और एक बार घूम जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और इस प्रकार उसका क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो बस यही चर्चा आपको करनी है। क्या करना है कि जब हम यहाँ पे धन दिशा की ओर जब चालक के तारों से बनी किसी कुंडली ABC में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह एक द्विध्रुवी चुंबक की ओर किसकी तरह, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, ठीक। तो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। तो इस प्रकार जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कार्बन कहाँ से जाती है, कार्बन बुश से विभक्त वाले से आर्मेचर प्रवेश करती है, आर्मेचर को 180 डिग्री पर घुमा देती है। इस प्रकार उसका आधा चक्कर पूरा होता है। फिर वही 360 डिग्री पर जब घुमा देती है तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस प्रकार बार बार लगातार विद्युत फ्लो करने पर वो आपका मतलब जो आर्मेचर है वो नाचता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इसी को हम यहाँ पे सिद्धांत में लिखते हैं। ये सिद्धांत आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे लिखना क्या है आपको, रचना जो लिखनी है आपको आर्मेचर जैसे हो गया। क्या हो गया, आर्मेचर। तो आर्मेचर आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो ऐसे लिखेंगे हिंदी में, आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे पहले तो क्या लिखा हमने, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रवाहित मतलब विभक्त तो करती है या एक तरीके से परिवर्तन करती है। और यहाँ पे दूसरे बात में हम क्या लिखे, सिद्धांत लिखे। सिद्धांत में हमने इसकी कार्यशैली लिखी, जो कार्य था इसका। उसके बाद हमने क्या किया, रचना लिखना है। रचना कैसे की है, तो यहाँ पे हमें क्या, आर्मेचर जैसे हो गया। आर्मेचर क्या है, यह तांबे के पतले विद्युत अवरोधित तार के अनेक फेरों की एक आयताकार कुंडली होती है। आप देखें ना, पंखा देखें आप ना, घर में अपना का विद्युत मोटर होगा, पंखा होगा किसी प्रकार का, तो उसके अंदर जो एक ऐसे ऐसे गोला टाइप का रहता है ना, तो ये आयताकार है, उसमें जो होगा गोलेकार होगा आपका। तो उसमें क्या होता है ना, पतले तांबे की तारें खूब ज़्यादा गुच्छी होंगी, आप देखेंगे गुच्छे के टाइप में आयताकार कुंडली में है। तो इसी प्रकार ये भी है कि घूमता है, तो इसको आर्मेचर ही बोलते हैं, ठीक उसको। और जो दूसरे नंबर पे आपको क्या डालना, क्षेत्र चुंबक। क्या है, फील्ड मैग्नेट। ठीक, फील्ड क्या होगा, मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या है, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुवीय दुखंड N और S होते हैं। तो यहाँ के बीच SN की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, इस कुंडली को क्षेत्र को घूमती है। तो यहाँ पे जो चुंबक लगे हुए हैं यही क्षेत्र चुंबक है, ठीक। इसका जो क्षेत्र चुंबक ये है कि इतनी दूर तक है, N से S तक, S से N तक की दूरी को हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। दिशा में जो क्षेत्र चुंबक उत्पन्न होता है वही क्षेत्र चुंबक होता है, इसकी जहाँ तक आकर्षण होगा इसका, जैसे चुंबक यहाँ पे लगा तो यहाँ तक आकर्षण करता है, तो यहीं इसका क्षेत्र चुंबक हो गया। और यहाँ पे ले जा रहे हैं, नहीं पकड़ रहा तो आप समझ लेंगे क्षेत्र चुंबक नहीं है। तो इस प्रकार जहाँ तक क्षेत्र चुंबक होता है जिस दिशा में, वही उसका क्षेत्र चुंबक हो जाएगा। और विभक्त वलय के बारे में, दिशा परिवर्तन, विभक्त वलय आप देखें ये भी घूमता है आपका। जब ये कुंडली नाचेगी तो विभक्त वलय भी आपका दिशा परिवर्तन करेगा। यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय, रिंग जिसे बोलते हैं, विभक्त वलय, रिंग, वलय को मतलब रिंग भी बोल सकते हैं, होता है। ये दो वृत्तखंड, ये एक आधा वृत्त है, दो जो वृत्त है ना ये आधे वृत्त हैं दोस्तों। कितने हैं, आधे वृत्त है, दोनों आधे वृत्त का है होता है। तो उसका एक वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार दो वलय होता है, रिंग होता है। कुंडली के दोनों सिरों एक एक
अर्धवलय जुड़े होते हैं। दोनों सिरों में कुंडली है, इसके दोनों सिरों में क्या है, ये कुंडली है, इसके दोनों सिरों में क्या है, दोनों तरफ अर्धार्ध वृत्त एक एक लगे हुए हैं। तो यही है, जब हम कुंडली को हम घुमाते हैं ना, तो यहाँ पे ये वलय खंड, ये वलय जो लगे हैं दोस्तों, ये खंड अलग अलग ग्रेफाइट से बने गुटके को स्पर्श करते हुए, ग्रेफाइट से बने गुटके को स्पर्श करते हुए, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। तो ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं, इन्हें कार्बन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब इसी में आ जाता है, कार्बन के अंदर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो बने हुए हैं ये किससे लगे हुए हैं, ये जो सटे हुए हैं ये कार्बन ब्रुश से सटे हुए हैं, या तो एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, ये हमारे क्या गुटके हैं, किसके, ग्रेफाइट के गुटके हैं, तो इनसे लगे होते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना था, तो यहाँ पे सबसे पहले आर्मेचर लिखा, फिर क्षेत्र चुंबक लिखा, फिर तीसरी हेडिंग क्या थी, विभक्त वलय थी। ठीक, इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक, इस प्रकार आपका इंग्लिश में भी तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये इसके बारे में यही लिखना था। आप कार्य विधि लिख देते हैं, तो कार्य विधि तो मैं समझा चुका हूँ आपको। जब बैटरी यहाँ पे लगाएंगे हम, कार्य विधि क्या थे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो ये धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने के बाद ये इसमें इसको 90 डिग्री पर, ये हमेशा धन दिशा की ओर धारा प्रवाहित होती है, इसको 180 डिग्री पर आपको पहले बार मोड़ेगा आधा, जब आधा इसका चक्कर पूरा होगा तो 180 डिग्री होगा। ठीक, और जब भी ये पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री पर ही इसका पूरा चक्कर कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार ये आपकी क्या है, लास्ट में लिखना कार्य विधि, हेडिंग डालना कार्य विधि। तो हेडिंग कितनी थी आप देख लेंगे। सबसे पहले विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या है, ये एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जो धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक, ये तो हो गया। फिर उसके बाद सिद्धांत लिखना था, सिद्धांत में आप लिख सकते हैं यही 180 डिग्री पर क्या है, PQR जो भी है। आर्मेचर लिखेंगे, आर्मेचर के बारे में आप जान चुके हैं कि ये जो तांबे का लगा हुआ एक आयताकार बॉक्स है ना, ये तांबे का, यही है आर्मेचर। और यहाँ पे देखेंगे क्षेत्र चुंबक, जो N और S हैं, यही क्षेत्र चुंबक हैं। फिर विभक्त वलय देखेंगे, विभक्त वलय ये है, कार्बन ब्रुश से सटे हुए आधे वृत्ताकार हैं दो। और उसके बाद लिखेंगे कार्य विधि, कार्य विधि में जो इसका क्रिया है उसको लिखेंगे। तो इसको आपको क्या कर देना है, एक बार अपनी किताब से रिपीट कर लेना है, जो मैं पढ़ाया हूँ आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विकर्ण, फर्ण, विक्षेपण सचित्र वर्णन करना है। प्रिज्म दोस्तों, प्रिज्म जानते हैं आप, प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। प्रिज्म तो हमें गलत दिखाया जाता है, जो चित्रों में दिया होता है वो प्रिज्म, हालांकि ऐसा कुछ होता है। प्रिज्म का जो आकृति होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे, और ये यहाँ पर से ऐड होता है, यहाँ पर से इस प्रकार प्रिज्म होता है। इसमें ये भी एक छाया पटल हो जाएगा, ये भी एक छाया पटल हो जाएगा, और ये भी एक छाया पटल होगा। अब दिखाई दे रहा है आपको प्रिज्म कैसा है। प्रिज्म ऐसा होता है, हमें अपनी लैब में मिला है, हमारे कॉलेज में लैब जब हम स्टडी में गए थे पढ़ने के लिए, क्लास 12th में हमें ये दिखाया गया है कि प्रिज्म इस प्रकार होता है। हमने देखा, तभी हमको यकीन हो गया। क्लास 10th में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें भी यही लग रहा था कि प्रिज्म ऐसा होता है, त्रिभुजाकार दिखा देते थे हमें। तो वहाँ पे देखा, तो हमने प्रिज्म को देखा, तो हमने उसकी आकृति को अच्छी तरीके रचना किया, तो उसमें ऐसा पाया गया ये प्रिज्म। जिस प्रकार ये त्रिभुज इधर बना है, उधर साइड भी ऐसा त्रिभुज बनेगा आपका। आप समझ रहे हैं प्रिज्म कैसा बना। अब प्रिज्म को बारे में देखते हैं। यहाँ पे प्रिज्म में जब हम श्वेत लाइट लिखते हैं, लगाते हैं, तो ये कुछ रंगों में विभक्त हो जाती है। इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो रंगों में विभक्त होती है वो कितने रंगों में विभक्त होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम श्वेत प्रकाश में प्रवाहित करते हैं, श्वेत प्रकाश यहाँ पर से डालते हैं, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इनको विबग्योर के नाम से जानते हैं। किससे? विबग्योर। किसके नाम से दोस्तों? विबग्योर के नाम से इसको जानते हैं। तो बिल्कुल सरल हो जाएगा आपके लिए, ये जब दिखा दूंगा आपको कि कैसे हुआ विबग्योर। तो चलिए देख लेते हैं प्रिज्म का। ये आपका किस चैप्टर से आपको पता है, बताइए। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये किस चैप्टर में मिलेगा प्रिज्म वाला। तो प्रिज्म वाला जो आपका मिलेगा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इस प्रकार ये आपका प्रिज्म। तो यहाँ पे जब प्रिज्म से हम यहाँ पे डालेंगे तो ये इस प्रकार की रेखाएं जो हैं इस प्रकार आती हुई ये इस प्रकार जाएंगी।
इस प्रकार से आके ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। ये सातों रंग दिखा नहीं सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इतने कलर्स नहीं है, मैं ब्लैक ही दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक और निकाल देता हूँ कहीं पर से। बस मुझे बताने का क्या है कि आपको कैसे ये इस प्रकार जाएगा और इसको इस प्रकार लाइन खींच देना। और यहाँ पे विबग्योर, ये कैसे बनेगा? VIBGYOR, विबग्योर। विब 3 हो गए, 3 2 5 5 2 7, सही। इस प्रकार आपके 7 रंगों में ये विभक्त हो जाएगा। यहाँ पर एक देखिए, हमने क्या किया, इस धारा को इधर लिया तो ये आपका इधर साइड आ रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हेडिंग डाल देंगे। क्या डालेंगे? वर्ण विक्षेपण। अब लिखेंगे यदि हम एक पतले छिद्र से, यहाँ पर कोई एक ऐसा छिद्र दिया, भाई श्वेत लाइट तो हमारे पास इतनी पतली तो नहीं हो सकती, यहाँ पे एक छिद्र कर दिया। एक दीवार है, कोई भी होगा, कुछ भी हो सकता है, ये एक खूब अंदर से बिल्कुल समतल ठोस है चीज़ें, और यहाँ पे एक छिद्र, छोटा सा छिद्र है, और यहाँ पर से एक प्रकाश प्रवाहित करेंगे और ये प्रिज्म रखा हुआ है। प्रिज्म में जब जाएगा तो ये आपको 7 रंगों में विभक्त होकर नीचे साइड आ जाएगा। कितने रंगों में? 7 रंगों में। और इसको लिखना भी आपको, प्रिज्म में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं। विब का वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, बैंगनी, ठीक। और आई से इंडिगो, क्या होता है? इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी। अच्छी तरीके से याद करिए, विबग्योर। बी से क्या हो जाएगा? ब्लू, ब्लू मतलब नीला। आपको कलर का जो अच्छी तरीके से सीरियल क्रम है वो याद हो जाएगा। ग्योर, विव क्या? विब ग्योर, इस प्रकार क्या हो जाएगा? विब ग्योर। तो ये 7 रंग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी से जो हो जाएगा आपका ग्रीन, हरा, और वाई से येलो मतलब पीला। ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज, नारंगी जिसे बोलते हैं। और आर से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा। तो ये आपका विबग्योर कंप्लीट हुआ। तो विबग्योर के नाम से ये होगा, इसे बोल देंगे पर्दा लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था? छिद्र था। क्या है? छिद्र है यहाँ पे। जब हम किसी छिद्र से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या एक श्वेत प्रकाश प्रवाहित करते हैं या डालते हैं, तो ये प्रिज्म से 7 रंग विभक्त हो जाते हैं, जिसमें पहला रंग होता है लाल। इसको ऐसे याद करेंगे, विबग्योर के नाम से। विब से वायलेट बैगनी, आई से इंडिगो आसमानी, ब्लू से नीला, ब्लू से नीला, ग्रीन से हरा समझ रहे हैं, वाई से जो होगा येलो, ऑरेंज, रेड। आपको इस प्रकार आपको याद कर लेना है। जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो आपको इस प्रकार रंगों में विभक्त हो जाएगा। बस यही लिखना है आपको, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको नाम दे देंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू, और यहाँ पर से लाइन जो है अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। करना क्या है, आपको जो क्रिया विधि है यहाँ पे लिख देना है। आपको चित्र बनाना, चित्र किसे आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो जब हम छिद्र में क्या श्वेत रंग प्रकाश करते हैं तो यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होता है। तो 7 रंग कौन से? विबग्योर, ये ट्रिक याद करो। विबग्योर, वायलेट आसमानी नीला, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और एक नई ताज़ी खबर बताऊं कि यहाँ पर अगर जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको 7 रंग, एक प्रिज्म लिया, इसके सामने हमने श्वेत प्रकाश डाला, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। उसके बाद हम एक प्रिज्म और लिए, क्या लिए? एक प्रिज्म और लिए, इसके सामने लगा दिए। किस प्रकार लगाए? उल्टा लगा दिए। अभी तक तो ऐसे लिए था, अब ऐसे लगा दिए प्रिज्म को। यहाँ पे काट देते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। प्रिज्म ऐसा है हमारा, यहाँ पर से हम 7 रंग लगाए, 7 रंगों में विभक्त हो गया श्वेत प्रकाश। यहाँ पे ये कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। तो यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो गया विबग्योर के नाम से। और यहाँ पर यदि हम इसी प्रकार का एक और ले लिए, क्या ले लिए? इसी प्रकार का एक उल्टा ले लिए हम इसको, प्रिज्म को। किसको? प्रिज्म को। तो ये प्रिज्म क्या हो जाएगा? एक श्वेत रंग दिखाएगा। पहले श्वेत डाले तो 7 रंगों में विभक्त हुआ, 7 रंग इसमें आ गए प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म में, तो वो फिर श्वेत प्रकाश ही निकलेगा।
ये आप इसके बारे में आप पढ़े होंगे किताब में, अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये, क्योंकि समझना है यार, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए याद करना जरूरी नहीं, क्योंकि अब बड़ी क्लास में समझ कर लिखिए अपना। और क्योंकि वहाँ पे आपका मायने क्या रखता है, आपका सिर्फ खुद का लिखा हुआ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं होता कि आप रट्टा मार के जाएं, रट्टा मार के जाना है, कुछ क्वेश्चनों को रट्टा मार के जाना, बल्कि कुछ क्वेश्चनों को समझना भी होता है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तो आप यूजुअल कैसे करेंगे, यूज में कैसे लाएंगे उसको। और यहाँ पे देखिए आपका क्या, दूरदृष्टि दोष कारण निवारण चित्र सहित वर्णन करना है। अब दूरदृष्टि दोष के लिए आपको जैसे कारण क्यों हो जाता है, कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या आखिर हो क्यों जाता है ये, तो सबसे पहले ये हेडिंग डालनी होगी, फिर निवारण डाल देना होगा। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष होता क्या है, जब हमारी नेत्र से दूर की वस्तुएं दिखाई न दें, मतलब दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तु न दिखाई दें। दूरदृष्टि दोष के लिए एक जल्दी अब मैं इसको स्पीड में पढ़ाता हूँ। देखिए कारण क्या है दूरदृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष है क्या, पहले सबसे पहली बात, दूरदृष्टि दोष वो चीज़ है जब हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यही तो दिक्कत है यहाँ पे, निकट और दूर में यही दिक्कत है कि जब दूरदृष्टि दोष होगी तो निकट वाला नहीं दिखाई देगा, और जब निकट दृष्टि दोष होगा दूर वाला नहीं दिखाई देगा। तो उल्टा है एक तरीके से। तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष से आपको क्या समझ में आ रहा है, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर देखने में दोष है, उसका दिक्कत है, जबकि इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे लिखने में परिभाषा कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। तो आपको अब ये समानता निकट बिंदु पर रखी एक प्रतिबिंब का पीछे बनाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, जब हम 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तुओं को, जो 25 सेंटीमीटर हमारे निकटतम बिंदु क्या है, मानव नेत्र की जो दिखाई स्पष्ट दिखाई देने वाली निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दिखाई देने वाली जो की हो जाएगी आपकी -इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी तक, अनंत तक आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दूरी, तो जो इसका दूरा है, जो दूर यहाँ पे दूरदृष्टि दोष है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर निकट है। तो ये दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपकी दूरदृष्टि दोष की परिभाषा हो जाएगी। इसका कारण क्यों होता है, नेत्र गोलक का कुछ चपटा होना, हो जाना, मतलब नेत्र गोला जो होता है, नेत्र का जो गोला होता है आँखों का, वो थोड़ा चिपक जाता है, तब भी ये दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, तब भी यह ऐसा हो जाएगा। दो कारण आपकी ये हो जाएंगी। ठीक, नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगी तब भी यह हो सकता है, और यदि नेत्र का गोला चपट जाए तो भी यह कारण हो सकता है। और यहाँ पे निवारण बताऊँ इसका क्या होगा, तो एक उचित क्षमता वाला किसी व्यक्ति को है ये दूरदृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, तो उसको उचित क्षमता वाला लेंस लगाने के लिए एक ट्रिक बताऊं, दूना क्या है, मैं कई वीडियो में इस ट्रिक को बता सकता हूँ, दूना बता चुका हूँ कि दूर से डी से जो होगा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, उससे उत्तर लेंस का उसका निवारण होगा, एन से निकट दृष्टि दोष होगा, उत्तर लेंस से उसका निवारण होगा। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे निवारण क्या होगा, उचित क्षमता वाला दूरदृष्टि दोष है तो उत्तर लेंस चाहिए, उसको प्रयुक्त कर देना है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। तो आप देखते हैं मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव नेत्र का हम सचित्र वर्णन करेंगे, चित्र भी बनाएंगे, और पहले दिखा देते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु निकट स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको। और वहाँ पे उसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, कारण क्या होता है इसका, निकट दृष्टि दोष को हो जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए तो आप जानते हैं कारण क्या है, नेत्र का गोला कुछ चपटा हो जाता है, और या तो कभी कभी क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो भी ये हो सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाएगी तो भी यह होगा। और यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष कारण क्या हो जाता है, इस दोष का समानता कारण क्या है, नेत्र का गोला कुछ लंबा हो जाना चाहिए। नेत्र का जो गोलक होता है, नेत्र का जो गोलक होगा वो कुछ लंबा हो जाएगा, उसमें चपटा था, जब दूरदृष्टि दोष में चपटा था, उसमें क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रेटिना से, तो इससे लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कुछ अधिक हो जाती है, तो इससे असमंजित दिशा में अनंत हो जाता। तो इस प्रकार ये भी
क्या हो जाता है, नेत्र का गोला क्या हो जाता है, चपटा था उसमें, और इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका निवारण करने के लिए उचित क्षमता वाला क्या लगा देंगे, कारण तो पता हो गया क्यों हो जाता है। निवारण करने के लिए आपको क्या करना होगा, निकट दृष्टि दोष का हमें क्या करना है, यहीं पे देखना कौन सा लेंस लगाना है निवारण के लिए, निकट अवतल लिख देना है दोनों से। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष का आपका भी एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। चलिए अब देखते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिखाएंगे हम आपको कैसे करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चित्र बनाएंगे मानव नेत्र का, देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले हम दृष्टिपटल बना लेते हैं इसका। इस प्रकार आपको बना लेना है और इस प्रकार आपको क्या कर देना, ऐसे निकाल देना है। ठीक, आपको यहाँ पर से कुछ ऐसे ऐसे कर देना है। अभी अच्छा लगने लगेगा ये देखने में। इस प्रकार कर देना है और यहाँ पर से आपको ऐसे ऐसे ले आकर ऐसे कर देना है। ऐसे कर देना है। इस प्रकार आपको बंद कर देना है और यहाँ पर से एक और लाइन खींच देनी है। जैसा भी हो रहा, गंदा बन रहा, सही बन रहा, तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से। यदि आप मानव नेत्र के अलावा नहीं बना पा रहे हैं तो इसका वीडियो मैं कल ही प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, आज ही शाम तक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा आपका। और इस वीडियो को देख लेना, आपको मानव नेत्र का बढ़िया अच्छी तरीके से चित्र बनाना सीख जाएंगे। इस प्रकार आपका मानव नेत्र तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आसानी से नहीं बता पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और फिर देखना है इसका, इसमें मैं डालने वाला हूँ वीडियो इसके लिए। तो यहाँ पर दिग् तंत्रिका है, क्या है, दृष्टि तंत्र त्रिका। यहाँ पे अंध बिंदु हो जाएगा, कौन सा बिंदु, अंध बिंदु। रक्त पटल जो हो जाएगा, यहाँ पे रक्त रहेगा, रक्त पटल हो जाएगा। और यहाँ पे रेटिना हो जाएगा, कहाँ पे रेटिना हो जाएगा, यहीं पर रेटिना, मानव नेत्र के पीछे होता है रेटिना। और यहाँ पे पीत बिंदु हो जाएगा ये वाला। और मेन बता देते हैं, और लेंस हो जाएगा ये जो प्रमुख हैं आपके। तो कॉर्निया ऑर्निया भी हो सकती हैं आपके, तारा हो जाएगा जैसे। तो कॉर्निया जो यहाँ पर है ये कॉर्निया है, क्या है, कॉर्निया हो गई। निचली पटल हो जाएगी ये। और यहाँ पे एक द्रव भरा होता है आंखों में, जो आंसू निकलते हैं, वो कचाभ द्रव होता है, क्या, कचाभ जल, या इसे बोलते हैं जलीय द्रव। ठीक, ये ऊपरी पटल हो जाएगा। ये क्या था, निचली पटल था, ये ऊपरी पटल। तो इस प्रकार आपको चित्र बनेगा। और यहाँ पे दृष्टि पटल के बारे में परिभाषा लिखेंगे, रक्त पटल के बारे में परिभाषा लिखेंगे, कॉर्निया के बारे में परिभाषा लिखेंगे, कॉर्निया क्या है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुतलियाँ क्या है, आइरिस पुतली जिसे बोलते हैं, आइरिस झिल्ली क्या हो गई। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्या लिखना है, नेत्र लेंस लिख देना है। नेत्र लेंस क्या है, रेटिना क्या है, यहाँ पे जलीय द्रव, कचाभ द्रव जिसे बोलते हैं, ये क्या है, पीत बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है, इनके बारे में आपको परिभाषा से एक्सप्लेनेशन कर देना है। और इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इतने ही प्रश्न आने वाले हैं आपके फिजिक्स लेवल से, और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।